गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें दो आर्टिकल हैं। आगे ब्रैकेट में आप नोट कर लीजिए, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। सबसे पहले हेडिंग डालिए आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 की हेडिंग है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। बेसिकली जो आर्टिकल 29 और 30 हैं, ये दोनों आर्टिकल माइनॉरिटीज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आज हम किस आर्टिकल पे बात कर रहे हैं? आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इन दो आर्टिकल पे बात कर रहे हैं। ये दोनों आर्टिकल हमारे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लिखे गए। हेडिंग इनकी लगती है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से, जैसे यह सभी को संबोधित कर रहे होंगे, लेकिन जब इनका हम विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, तो उद्देश्य इनका क्या था, आखिर क्यों इनको इसमें शामिल किया गया, तो उस नजरिए से देखने पे पता लगता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के आधार पर हम अल्पसंख्यकों को यह गारंटी दे रहे थे कि आज़ादी के बाद और नए बनने वाले भारत में आपके अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। यही संरक्षण प्रदान करने के लिए इन दो अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया। दरअसल वो पीठिका आप लोग जानते हो आज़ादी की, कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को दो हिस्सों में तोड़ दिया, पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, मारकाट हुई, और चूंकि मुस्लिमों के नुमाइंदे बनकर जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर ली थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस और गांधी और नेहरू का स्टैंड ये था कि मुस्लिम भाई भी इसी देश में रहेंगे, उनको जाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये था कि संविधान सभा में इसका ध्यान रखा जाए कि जो मुस्लिम भाई हमारे पाकिस्तान नहीं गए हैं, उनको यह न लगे कि कल को हमारे अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है या हमारे जीवन के साथ कोई ऐसी समस्या आ सकती है। उसको संरक्षित करने के लिए और वो भरोसा कायम करने के लिए इन दो अनुच्छेदों को स्पेशली मूल अधिकारों में डाला गया। दोनों जो आर्टिकल हैं 29 और 30, ये दोनों ही नागरिकों के लिए हैं। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। आगे जब इनको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर डिटेल कर दूंगा। और इससे अल्पसंख्यक वर्ग के भाई बहनों को यह सुरक्षा और संरक्षा मिलती है कि उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो 29 की हेडिंग आपको मैंने डलवाई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका पहला पॉइंट है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। इसमें आप सबसे पहले इसका ध्यान देंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी, यह पूरे भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू होता है या भारत के किसी भी भाग पर, वहां पर निवास करने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को। तो यहाँ पे नागरिकों आ गया, जिससे ये क्लियर है कि यह आर्टिकल व्यक्तियों के लिए नहीं होगा, सिर्फ सिटीजन्स के लिए होगा। नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष, जिसकी अपनी खास, डिस्टिंक्ट, विशेष भाषा, पहली चीज कही गई भाषा, दूसरी चीज कही गई लिपि, और तीसरी चीज कही गई संस्कृति। भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। तो any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same।
कंजर्वेशन का राइट मिलता है, कंजर्व करने का राइट मिलता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे और दिमाग में बच्चों के आ जाता है कि भाषा और लिपि में कोई अंतर होता है या भाषा और लिपि एक ही बात होती है? भाषा और लिपि का अंतर समझ के हमेशा ध्यान रखना, भाषा और लिपि दोनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं। भाषा जिसकी परिभाषा होती है कि विचारों का आदान प्रदान, भाषा तो बिल्लियों की भी है, भाषा तो बंदरों की भी है, भाषा तो जानवरों की भी है, मनुष्यों की भी है। लेकिन जब भाषा को हम लिखित रूप दे देते हैं, लिखित रूप किस आधार पर देते हैं कि हम कुछ वर्ण तय कर देते हैं। भाषा तो ध्वनि से निर्मित हो जाती है, जो भी आवाज ध्वनि पैदा होगी, साउंड जो है, उससे लैंग्वेज पैदा हो जाएगी। लेकिन जब उस लैंग्वेज को हम मानकीकरण करने के बाद फिक्स कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, तो वो लिपि में तब्दील हो जाती है और इसीलिए लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या एक भाषा की कई लिपियां हो सकती हैं या एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा हाँ। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं दे देता हूं। राम जाता है, एक एक अब देखिए, एक ही बात को चार तरह से मैंने आपके सामने यहां लिख दिया है। अगर जो अब आप देखें तो राम जाता है, पहली लाइन जो लिखी हुई है, यह किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में है। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। क्लियर ये पॉइंट? दूसरी लाइन, राम गोज, राम गोज, ये कौन सी भाषा है? ये इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। और लिपि कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट में से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। दूसरी, राम जाता है, ये भाषा क्या है? हिंदी। लेकिन लिखी किस में गई है? हिंदी किस लिपि में लिखी गई? रोमन में लिखी गई। उसके बाद राम गोज, राम गोज। अब यहां की ये भाषा कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है। और ये लिपि कौन सी यूज हुई है? देवनागरी। ठीक, ये एक एग्जांपल इसलिए दिया कि भाषा अलग चीज है, लिपि अलग चीज है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। भाषा वाचिक होती है, लिपि लिखित होती है। हिंदी पढ़ाते हुए भी मैंने इस पर फोकस किया था और ये आपको पॉइंट क्लियर किया था। तो यहाँ पे इसीलिए आर्टिकल 29 में 3 तरह की सुरक्षा की बात हो रही है। पहली बात क्या कही गई कि अपनी विशेष भाषा, हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। फिर लिपि, अपनी स्क्रिप्ट या संस्कृति। और कल्चर। भाषा, लिपि और संस्कृति ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो किसी की सांस्कृतिक पहचान तय करती हैं। भाषा हमारी क्या होती है? सांस्कृतिक पहचान। आपकी भाषा किस स्तर की है, इससे आपकी सोच पता लगती है। अगर जो आपकी भाषा बहुत ही गंदी है, खराब शब्दों का चयन करते हैं, तो आप दिल से भी गंदे होंगे। अगर जो भाषा आपकी परिष्कृत है, आप अध्ययन करते हैं, आप पढ़ते लिखते हैं, इसलिए भाषा को आत्मा का चित्रण भी माना जाता है। भाषा तो आपकी अच्छी ही होनी चाहिए। लिपि कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखी हुई लिपि, अब जैसे मुनव्वर साहब का वो शेर आपने सुना होगा कि हिंदी और उर्दू में सगी बहनों का नाता है जो दुनिया की किसी जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। ये सगी बहनें हैं, लेकिन अगर जो लिखा हुआ दोनों को देखो तो कितना बड़ा अंतर है। उर्दू और हिंदी बोलने में बहुत अंतर नहीं लगेगा, सिर्फ शब्दों का, लेकिन जब आप लिखा हुआ देखेंगे तो बहुत अंतर है। वो लिपि के कारण, क्योंकि उर्दू की लिपि पर्शियन है और हिंदी की लिपि देवनागरी है।
तो लिपि भी एक पहचान देती है। तो न तो किसी की कोई भाषा जबरदस्ती छीनी जाएगी, न किसी से लिपि उसकी छीनी जाएगी, और न किसी से उसकी संस्कृति छीनी जाएगी। ये गारंटी किसको दी गई? भारत के निवास करने वाले सभी नागरिकों को। अब यहां पर आप हेडिंग देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, लेकिन जब आगे इसका डिटेल हमने किया तो कहीं भी अल्पसंख्यक टर्म यूज नहीं हुआ है। पहला पॉइंट पढ़ के सुनाया था कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बचाए रखने का अधिकार होगा। हेडिंग अल्पसंख्यक है, लेकिन आगे डिटेल में कहीं ये टर्म यूज नहीं हुआ। सभी नागरिकों को ये छूट दी गई है। आप बहुसंख्यक हैं तो भी आपको छूट है, हाँ है। क्लियर? अब इसका सेकेंड पॉइंट है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। क्या है इसका मतलब? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। ठीक, यहां पर आप ध्यान देंगे अनुच्छेद 15 जैसी ही एक भाषा दिखाई दे रही है, धर्म, मूल वंश, ठीक, जात, लेकिन उसके साथ धर्म, मूल वंश, जात के बाद क्या जोड़ा? भाषा या इनमें से कोई एक। अर्थात क्या कहा गया कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए किसी भी विद्यार्थी को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर रोका नहीं जा सकता। अब आप कहो कि एंट्रेंस होता है किसी का एडमिशन, वो योग्यता का मानक है, उसमें केवल धर्म के आधार पर नहीं रोका गया, केवल जाति के आधार पर नहीं रोका गया, केवल मूलवंश आधार नहीं था, केवल भाषा को आधार नहीं बनाया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान हम लोगों ने इस पे बड़ा आंदोलन किया था। डीयू में उस समय हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का एडमिशन बहुत कठिन था, कॉपियां भी चेक ना होती थी। तो जेएनयू डीयू में हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी कि हिंदी मीडियम वालों को भी एडमिशन मिले। हमारे एक मित्र का नहीं हुआ था उसके कारण। तो ये वहां पे भेदभाव होते रहे। क्या ये 29 का उल्लंघन है? हाँ है। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आप ये न कहें कि ये आर्टिकल 29 ओनली फॉर माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज को ध्यान में रख के लिखा गया है, लेकिन भारत के सभी नागरिकों को यह सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा ये आर्टिकल 29 पूरा हुआ। 29 में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कल के क्लास में भी जो आर्टिकल हमने 23 से लेकर 28 तक बात की थी, उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 थोड़ा चर्चित रहता है क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है ये आर्टिकल। आर्टिकल 30 की हेडिंग क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 की हेडिंग में भी अल्पसंख्यक वर्ग शब्द यूज हुआ है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, यहां पर साफ साफ अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र 29 की हेडिंग में भी है, 30 की हेडिंग में भी है। लेकिन जब कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक होने का आधार क्या है और यह अल्पसंख्यक होने का आधार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 का पहला पॉइंट मैं पढ़ के सुना रहा हूं। धर्म या भाषा के पर आधारित, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। एक लाइन का स्टेटमेंट है और ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। ठीक, लेकिन आगे क्या जोड़ दिया है? धर्म या भाषा पर आधारित। यहीं से तय होता है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को। इंग्लिश में ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। अब यही क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या आधार है माइनॉरिटीज के? तो आप लोग ठीक से याद रखिएगा, धर्म और भाषा, दो ही आधार हमारे संविधान में उद्धृत हैं। इन्हीं दो आधारों पर अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि धर्म और भाषा को ही क्यों माना गया?
क्योंकि धर्म और भाषा ही हमारी सांस्कृतिक पहचान के एक बड़े उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो इन्हीं को ध्यान में रख के, और ये बात बीच में भी हम लोगों की होती रही, या जो हमने सेकुलरिज्म वाला कहा था कि धर्म बहुत रूह से जुड़ा हुआ सा मामला है, धर्म को लेकर आदमी बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाता है। ठीक उसी तरह से भाषा भी आदमी के मर्म को छूती है, भाषा आपको आपके दिल से जोड़ती है। तो इसलिए इन दोनों को आधार बनाया गया, और इनकी संख्या कम है तो इनको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है। इसी बात को बताया गया कि यह अपनी पसंद की, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? अपनी रुचि की संस्थाओं की स्थापना करेंगे तो इनको अपनी भाषा बचाई रखने का अधिकार होगा, यह लिपि बचाने का अधिकार करेंगे, और यह संस्कृति भी अपनी संरक्षित और सुरक्षित रखेंगे। इसी आधार पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खड़े होते हैं। ठीक, अब यहीं पर एक प्रश्न मैं आपके सामने फिर रख रहा हूं, और वो प्रश्न है इसके बाद का। ठीक, उसमें क्या लिखा हुआ है कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। ये एक अमेंडमेंट किया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1978। इसमें जोड़ा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्होंने अपनी संस्था तो स्थापित कर ली, बाद में राज्य सरकार ने उस संस्था को अधिग्रहित कर लिया। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के तहत राज्य ने उस संस्था को टेक ओवर किया। तो टेक ओवर करने के लिए यह शर्त लगा दी गई कि जितनी भी संपत्ति उस संस्था की है उतनी संपत्ति का क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, मतलब आपको वो देनी पड़ेगी तभी आप संस्था, और आपने वो संस्था ले ली, टेक ओवर कर ली, और आपने वो क्षतिपूर्ति के लिए रकम दे दी, तो उससे अल्पसंख्यक वर्ग अपनी दूसरी संस्था की स्थापना कर सकता है। क्लियर ये पॉइंट? अगला इसी पॉइंट है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि राज्य आर्थिक मदद देते समय, फंड देते समय किसी भी संस्था के साथ भेदभाव नहीं करेगा इस आधार पर भी कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। ठीक, अभी कुछ आवाजें आ रही हैं कि मदरसों को फंडिंग नहीं हो रही है, फंड जो था वो भी रोक दिया गया है। आप अगर जो देखोगे तो उसके लिए सरकार के पास कोई ना कोई निश्चित आधार होगा, या तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं कोई कागज पूरे नहीं होंगे, कोई और दूसरा कारण होगा, नहीं तो सरकार किसी भी संस्था को आर्टिकल 30 के इस पॉइंट 2 के आधार पर फंड देने से मना भेदभाव नहीं कर सकती। ये था अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में इसी पे बात करते हुए एक मुद्दा और आता है कि कौन सी संस्था को आप अल्पसंख्यक संस्था मानेंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसके लिए भी ये रहता है कि वहां पे शिक्षा और संचालन कैसा होगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि राज्य द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जिनमें आर्थिक सहायता और मान्यता दोनों राज्य की होती हैं। आर्थिक सहायता भी राज्य दे रहा होता है और मान्यता भी राज्य दे रहा होता है। ऐसी शिक्षा संस्थाओं का शिक्षण व संचालन दोनों राज्य के अनुसार होता है, लेकिन राज्य द्वारा केवल आर्थिक सहायता दी जाती है, मान्यता नहीं दी जाती है। सिर्फ आर्थिक सहायता मिल रही है, राज्य द्वारा संचालन मान्यता, अगर जो आर्थिक सहायता है और मान्यता है दोनों, तो दोनों करेंगे। अगर जो राज्य द्वारा न तो आर्थिक सहायता है न ही मान्यता है, तो वहां पर जो भी स्थितियां होंगी उनमें सामान्य कानून प्रशासन के लागू होंगे, लेकिन वहां पर शिक्षण और संचालन की छूट उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के प्रबंधन को होगी। दूसरे में केवल मान्यता, आर्थिक सहायता नहीं, यहां मान्यता अगर जो है तो शिक्षण की
जो नियम है सामान्य प्रशासन के साथ साथ वो भी राज्य के होंगे और संचालन में भी राज्य का दखल होगा। मान्यता या आर्थिक सहायता में कोई भी चीज आप लिए हुए हैं तो भी राज्य का दखल रहता है। एक यहाँ पे प्रश्न और ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म को अल्पसंख्यक नहीं माना गया है, इनको हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया है। कल अनुच्छेद 25 में हमने आपसे बात की थी। 25 में क्या कहा था? हिंदू से तात्पर्य क्या होगा? हिंदू से तात्पर्य होगा जिसमें सिख जैन बौद्ध होंगे। ठीक, ये कुल मिला के हमारी बात है जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मूल अधिकार के रूप में मिला हुआ है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कल के क्लास का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़े। कोई भी क्वेश्चन? चलिए आगे हेडिंग डालिए। नोट करके पहले एक हेडिंग डाल लो, नोट टिप्पणी। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन संविधान संशोधन 46 की, संविधान संशोधन 44 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 31, नोट करके लिख लो, अनुच्छेद 31 44वें संविधान संशोधन 1978 से निरसित। नोट आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बेटा कुछ नहीं, दो तरह के तो मुख्य हो गए। एक जो राज्य पैसा देता है और राज्य उसकी मान्यता देता है, दूसरे में राज्य न तो मान्यता देता है और न आर्थिक सहायता देता है, उसमें भी प्रशासनिक नियम राज्य के होते हैं, ऐसे याद रख लेना। फिर दूसरी तरह के जिनमें राज्य सिर्फ मान्यता देता है, आर्थिक सहायता नहीं देता है, तीसरी तरह के, उनका भी मान्यता अगर जो राज्य की है तो शिक्षण और संचालन का दायित्व तो राज्य का हो जाता है। ठीक, अनुच्छेद 31 को हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 से निरसित कर दिया, रिपील्ड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। लेकिन हमने इस 31 के साथ कुछ और अनुच्छेद जोड़े जो स्वतंत्र अनुच्छेद के रूप में है और वो हमारे संविधान में अभी तक मौजूद है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद तुम्हें पिछली अगर जो आएगी, जब आर्टिकल 14 हमने पढ़ाया था तो 14 में हमने आपसे कहा था कि जहां, कुछ याद आ रहा है 14 में, जहां 31C आता है वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। ये अनुच्छेद 14 को हटाने वाला 31C आज हमारे डिस्कशन में होगा। क्लियर यहां तक? कोई पिछला कल का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 31 का 31 कैपिटल ए, 31 कैपिटल ए। यहां पे लिख लो ये कब जोड़ा गया। यह अनुच्छेद प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संविधान सभा ने जो इतना खूबसूरत संविधान बना के तैयार किया था, उसी संविधान में
1 साल के अंदर इतना बड़ा संशोधन हुआ। अगर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 देखोगे तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। इसके पीछे की कहानी लंबी तो नहीं सुनाऊंगा, शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं कि जब संविधान सभा हमारी निर्मित हुई थी तो उसमें जो प्रिंसली स्टेट थे, जो रियासतें थीं, वहां के प्रतिनिधि भी मनोनीत होकर आए थे संविधान सभा में, और वो लोग जमींदारी प्रथा खत्म नहीं होने देना चाह रहे थे। जो और नेता थे कांग्रेस के आए थे, उनका कहना था कि अब जमींदारी भारत से खत्म हो जानी चाहिए और भारत में अब संपत्ति पर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, संपत्ति का भी एक बेहतर बंटवारा लोकतंत्र के हिसाब से होना चाहिए। ऐसी मांगों पर वहां काफी खींचतान रही। जमींदारी खत्म करने के नाम पर वहां संविधान सभा में बहुत विरोध हुआ, जिसके बाद नेहरू और अंबेडकर और तमाम बड़े नेताओं ने तय किया कि संविधान सभा में तो यह कराना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जब संविधान सभा खत्म होकर संसद का रूप ले लेगी तो संसद में चूंकि निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे और संविधान सभा के निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर होंगे, इसलिए इन्होंने इसे टाल दिया। और जैसे ही संविधान सभा खत्म हुई, देश में संविधान लागू हुआ, संसद को अपना अधिकार प्राप्त हुआ, तो संसद ने पहला संविधान संशोधन साल भर के अंदर कर दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या जोड़ी गई, तो आगे लिख लो 31A, यह है प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया, और इसमें भूमि सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म एंड संपत्ति अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में प्रावधान हुए। हेडिंग तो इसकी थोड़ी कठिन है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इटसेट्रा। लेकिन इसको बहुत लंबा आर्टिकल है और इस लंबे आर्टिकल में कुल मिला के क्या क्या प्रावधान किया गया कि भूमि सुधार कानून लागू हो, संपत्ति का जो अधिग्रहण होना है उसके लिए सरकार को आसानी रहे। ठीक, सिर्फ इतनी सी बात। आगे लिख लो अनुच्छेद 31B, सबसे ज्यादा समझाने का 31C होगा। 31B 31 खा, ये कब जोड़ा गया? ये भी संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। एक एक करके पॉइंट करके लिख लो, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, अभी पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन परीक्षा के नजरिए से क्या क्या आपको याद रखना है वो शॉर्ट में लिख लो और वो याद रखना। 31B कब जोड़ा गया? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। इसके तहत पहला काम क्या हुआ? तो अगली लाइन में लिख लो, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, और पहली अनुसूची बढ़ी 9वीं अनुसूची, जो कहां से जुड़ी? प्रथम संविधान संशोधन से। और उसको किस आर्टिकल में प्रोविजन किया गया? 31B 31 था। पहली चीज 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में क्या है? लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। और अगली एक चीज और लिख लो, बस 31B भी आपका पूरा हो जाएगा, कि 9वीं अनुसूची में जो विषय रखे जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। नो जुडिशियल रिव्यू, नॉट JR। क्या है इसकी पूरी भाषा में पढ़ के सुना देता हूं आपको। अनुच्छेद 31 का के अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 9वीं अनुसूची के विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है,
और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों विनियमों में से प्रत्येक उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये भाषा बीच में जो आई कि इस भाग के दिए गए अधिकारों को छीनता है, न्यून करता है, कम करता है, ऐसी भाषा सुनी थी हमने आर्टिकल 13। खूब ध्यान रखना, आर्टिकल 13 और दूसरा आर्टिकल 31, 1(3)(3)(1। ये जो 1(3) और 3(1) है, इसका क्या मामला है? ठीक, इधर लिख देगा 13, 31। ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत आते रहेंगे। कैसे? 13 में कहा गया था कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता जो इस भाग 3 में दिए गए अधिकारों को कम करती हो, छीनती हो, न्यून करती हो। यहां पे कह दिया गया कि अगर जो इस अनुसूची के आधार पर कोई भी कानून बनेगा तो उसको अनुच्छेद 13 के तहत परीक्षण निरीक्षण नहीं किया जाएगा और ना ही उसको भी शून्य किया जाएगा। इसको शॉर्ट में हमने तुम्हें लिखा दिया कि 9वीं अनुसूची में जो विषय रखे जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उन पर जेआर नहीं होगा, न्यायालय उसको परीक्षण नहीं करेगा। अब तुम कहो ऐसा क्यों किया गया? मूल अधिकारों को कम करने के लिए। उसमें यही था कि संपत्ति किससे ली जाएगी? जो संपत्ति वाले हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, और पैसे वाले लोग कहां चले जाएंगे? न्यायालय। उनका वकील बहुत पैसे वाला होगा और उसके बाद वो निर्णय बदल जाएगा और सरकार संपत्ति वालों से संपत्ति नहीं ले पाएगी और विकास की प्रक्रिया नहीं चलेगी। क्लियर? ये हो गया 31B। अब हेडिंग डालिए 31C। इकतीस गा क्या कहता है? 31 गा की हेडिंग जो है वो पहले पढ़ के सुना देता हूं, फिर शॉर्ट में लिखा दूंगा कि कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी अभी हम कहां पढ़ेंगे? भाग 4 में। अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन शॉर्ट में इसको समझने के लिए हम तो बता देते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होते हैं। तो शॉर्ट में एक शब्द में कहें तो यह राज्य के कर्तव्य होते हैं। व्यक्तियों और नागरिकों के लिए राज्य को क्या करना चाहिए, इसका प्रावधान संविधान में अम्बेडकर साहब ने कहा किया, भाग 4। भाग 4 में इसका प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अब इस भाग 4 के उस प्रावधानों को देखने के लिए, समझने के लिए तो हम अगले भाग में जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लिया कि वो सारे प्रावधान जो कि डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो अंततः किसके हित में है? हम लोगों के, व्यक्तियों और नागरिकों के। और उनको लागू करने के लिए राज्य यदि कोई विधि बनाता है और उससे किसी अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है जो भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार में, तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब 13 में जो बात कही गई थी 1(3) में, उसकी उल्टी 31C में कही गई। इसको पढ़ के पूरा सुना देता हूं। मतलब पहले तो ये लिख लो 31C कब जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन 1971 से। नहीं बेटा, वो जो प्रॉपर्टी सीज होती है वो क्रिमिनल केस या दूसरे आधारों पर होती है। ये एक्विजिशन जो होता है वो पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, इन सब के लिए होता है। जो प्रॉपर्टी सीज की जाती है वो तो कोई आपराधिक कृत्य के कारण की जाती है। ठीक, ये होता है कि जनता की अच्छाई के लिए। सड़क बनेगी तो जमीन चाहिए होगी, जमीन किसी न किसी आदमी की होगी, वो कह रहा हम अपनी जमीन देंगे नहीं,
मेट्रो बननी है तो मेट्रो कैसे बनेगी, इसको अभी उदाहरण से और समझाएंगे। पहले इसको लिख लो, 25वें संविधान संशोधन 1971 से जोड़ा गया 31C। 31C में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 13 की किसी बात के होते हुए भी, सीधा आप इसको संबोधित किया आर्टिकल 13, इसीलिए मैंने कहा 30, 31 दोनों देखने में उल्टे लगते हैं लेकिन बात लगभग एक ही सी है, दोनों का संबंध भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी भाषा ही यहीं से शुरू होती है कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 के अधिकथित किसी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है, और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। क्या बात कही गई? इसमें शॉर्ट में समझने के लिए एक लाइन याद कर लो कि डीपीएसपी के किसी तत्व को लागू करने के लिए यदि राज्य ने कोई कानून बनाया है और वह कानून मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, ठीक, किसके लिए? डीपीएसपी के लिए। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके लिए कोई कानून बनाया गया है, ये हमेशा किसके हित में होगा? कानून, जनता के हित में। अगर जो वह उल्लंघन किसका कर रहा है, कम कर रहा है, न्यून कर रहा है, किसको? आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल नाम लेके 19, तो इसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब डीपीएसपी को जिंदा रखने के लिए इनको मार दिया जाएगा। ये बात कहां लिखी है? 31C। तो 31C जहां आएगा वहां अनुच्छेद 14 चला जाएगा। अब बात क्लियर हुई? जब तुम अनुच्छेद 14 पढ़ते हो तो वहां पर उसके अपवादों में एक लाइन लिखी रहती है कि जहां अनुच्छेद 31C आता है आर्टिकल 14 चला जाता है। अब क्लियर हुई वो लाइन? अब इसको उदाहरण से समझ लो। डीपीएसपी क्या है? जनता के लिए सरकार के कर्तव्य। अब सरकार का कर्तव्य है कि वो मेट्रो बनवाए। सरकार ने मेट्रो बनवाने की प्रक्रिया शुरू की। मेट्रो बरेली में बनेगी, मेट्रो सिविल लाइंस रामपुर गार्डन भी निकलेगी। अब मेट्रो बनने के दौरान मेट्रो का स्टेशन जो रामपुर गार्डन बनना है वो हमारी कोचिंग के ऊपर आ गया। मेट्रो बनाने वाले अधिकारी ने, ई श्रीधरन साहब ने कहा कि त्रिपाठी जी कोचिंग खाली करिए क्योंकि यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनेगा। हमने उनसे कहा कि यह तो हमारे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, या तो रामपुर गार्डन की सभी कोचिंग खाली कराई जाए या सिर्फ मेरी क्यों कराई जाए, समता का अधिकार। दूसरा अनुच्छेद 19 बंद, उसमें लास्ट में आपको था एनी प्रोफेशन, एनी प्रैक्टिस, ट्रेड, कारोबार, व्यापार। अब आप हमारा व्यापार बंद करा देंगे तो ये हमारे 19 का उल्लंघन है। तो हमारे 14 का भी उल्लंघन हो रहा, 19 का भी उल्लंघन हो रहा। किससे? कि मेट्रो स्टेशन आप हमारी कोचिंग वाली जगह पर ला रहे हैं, लेकिन राज्य हमारे यहाँ से दूसरी जगह ले जा रहा। वहां किसी का हॉस्पिटल है, वो भी कह रहा मेरा 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा, सारे हॉस्पिटल बंद कराओ तो बराबरी। लेकिन ये तो संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहा गया 25वें संविधान संशोधन 1971 से 31C जोड़ने के बाद कि डीपीएसपी को पूरा करने के लिए, अब डीपीएसपी पूरा करने के लिए कोई भी कानून जो बनेगा वो यदि किसी के 14 और 19, अब 14 और 19 कैसे हो गए? व्यक्तिगत, और डीपीएसपी कैसा है? कलेक्टिव। जनता की बढ़िया मेट्रो बन जाएगी तो पूरी बरेली को फायदा होगा। दिल्ली में जब मेट्रो बनी थी तो ई श्रीधरन साहब ने इसी बात की गारंटी मांगी थी कि हमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, नहीं तो हम मेट्रो नहीं बना पाएंगे। दिल्ली में एक एक इंच जगह इतनी कीमती है, वहां पे कैसे हम मेट्रो खड़ी कर पाएंगे कि लोग जमीन देने को तैयार नहीं होंगे, कोर्ट में ही जूझते रहेंगे। तो ये 14 और 19 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। 31C में लिखा है यदि डीपीएसपी के किसी भी तत्व को लागू किया जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया सबका? थोड़ा कठिन है
इतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए लोग 31 को ये कह देते हैं ये तो रिपील्ड हो गया, पढ़ाया नहीं जाता, सीधा अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 32 पढ़ाया जाता है, लेकिन 31 रिपील्ड हुआ है। 31A, 31B एंड 31C अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्लियर यहां तक? कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो, इतना आसान न है 31C। और समझ में आ गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गया? अरे वाह शबाना, यस सर। सर 1973 के केशवानंद भारती वाले केस के बाद 9वीं अनुसूची में भी JR होगा। वेरी गुड तनिष्क यार, दिल खुश कर देते हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने कि अब ये हमने कब जोड़ा, 25वें संविधान संशोधन 1971 से। उसके बाद 73 में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया उच्चतम न्यायालय से, जिसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है। और केशवानंद भारती केस में क्या आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। जब यह मुद्दा हुआ कि क्या कोई भी अमेंडमेंट, ये 25वें संविधान संशोधन को भी ध्यान में उसमें रखा गया था, मेंशन किया गया था केशवानंद भारती केस में कि 25वें संविधान संशोधन में जो ये लिखा गया है, इसी में प्रस्तावना में संशोधन की बात हो रही थी, शब्द जोड़ने की बात। तो केशवानंद भारती केस का जब जिक्र हुआ था प्रियम्बल पढ़ाते हुए, तो मैंने बताया था कि उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी मामला यदि ऐसा आता है कि यह मूल ढांचे को उल्लंघन है या नहीं, तो इसका परीक्षण कौन करेगा, न्यायालय। आर्टिकल 368 के तहत संसद को पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यदि मूल ढांचे का कोई प्रश्न आता है तो न्यायालय उसका परीक्षण करेगा। तो जो इनडायरेक्टली आर्टिकल 13 में JR मिला हुआ था, वो भी सिर्फ मूल अधिकारों के लिए। वो केशवानंद भारती केस के निर्णय के बाद 1973, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती के निर्णय के बाद जो अप्रत्यक्ष रूप से मिला हुआ JR था FR के संदर्भ में, वो पूरे के पूरे संविधान पर लागू हो गया। ठीक है, पूरे के पूरे संविधान पर JR मिल गया किसको, न्यायपालिका को। और न्यायपालिका ने कैसे, हमने जब केशवानंद भारती केस समझाया था तो बताया था, बंदर बांट, कि एक बार दो बिल्लियों को एक रोटी मिल गई, दोनों लड़ने लगी, तब तक उधर से बंदर मामा आ गए, बोले मौसी काहे लड़ रही हो, कहा रोटी हम खाएंगे हम खाएंगे। उन्होंने कहा लाओ मैं बांट देता हूं। तराजू लाए, आधी इधर आधी उधर, एक तरफ झुकी हुई थी, उधर से थोड़ी खाई, उधर से थोड़ी खाई, फिर इधर झुक गई, इधर से खाई, दोनों तरफ की रोटी खा के कहा देखो अब तराजू बराबर में है, मौसी देखो बराबर बराबर बांट दिया। इसी को कहा जाता है बंदर बांट कर देना। बंदर बांट में मिलता किसी को नहीं है जो मांगते हैं। तो केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, बंदर बांट। एक तरफ सरकार कह रही थी कि संशोधन करने का अधिकार है, दूसरी तरफ जनता कह रही थी कि मूल ढांचे को उल्लंघन हो जाएगा क्योंकि प्रस्तावना में मूल ढांचा है। तो न्यायालय ने कहा देखो इन्हें संविधान संशोधन करने दो, क्योंकि 368 से ये कह रहे हैं कि इनके पास अधिकार है। दूसरा, तुम लोग परेशान हो मूल ढांचे का, तो मूल ढांचे का हम ध्यान रखेंगे, मूल ढांचे का ध्यान हम रखेंगे। तो मूल ढांचा क्या होगा, मूल ढांचा समय समय पर तय होगा, परिस्थितिजन्य होगा, सर्कमस्टांशियल होगा, डायनेमिक होगा, गतिशील होगा। उसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये मूल ढांचे में है या नहीं है। कोरोना ने कितनी चीजों को बदल दिया है, यहाँ मूल ढांचे में कुछ चीजें बदल जाएंगी, यहाँ बदल जाएंगी। तो ये न्यायालय तय करे। न्यायालय ने इसका लाभ उठाकर क्या कर लिया कि सारे संविधान पर JR ले लिया, और इसी से क्या हो गया, न्यायपालिका ताकतवर हो गई। इसीलिए आज उन लोगों को दिखाई पड़ता है 73 के बाद से कि न्यायपालिका तो हर चीज में दखल देती है। पहले सिर्फ FR के मामले में JR हो सकता था। क्लियर हो गया। अब जब ये आया और इसमें कहा गया 9वीं अनुसूची में कि नहीं होगा 9वीं पे, लेकिन 73 में कह दिया सब पे,
मूल ढांचे। तो क्या 9वीं अनुसूची पर आज जेआर है? यस, ये जोड़ा गया था 51 में 9वीं अनुसूची को, 73 में केशवानंद भारती आया, जिसमें जेआर का नाम नहीं लिया गया, नाम मूल ढांचे का है, लेकिन मूल ढांचे के आधार पर किसी भी चीज का पुनरावलोकन न्यायालय कर सकता है। यस, इस आधार पर आज 9वीं अनुसूची भी जेआर में शामिल है। क्लियर बेटा तनिष्क? और किसी का कोई क्वेश्चन? शिल्पी, नाइस एक्सप्लेनेशन सर। ठीक है बेटा, तुम्हें समझ में आ जाए अब हमारे नाइस का क्या। क्लियर हो गया? ये 31 क्लियर है? किसी का भी यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डाल सकते हो, हमारे सामने फेंक सकते हो। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस संविधान का, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कैसे? कभी भी जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उसका उत्तर होता है प्रस्तावना। लेकिन जब प्रश्न आता है अंबेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा क्या है, तो उत्तर आता है अनुच्छेद 32। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो पत्रकारों द्वारा आदरणीय अंबेडकर साहब, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बड़े लोग कभी सीधी बात नहीं कहते, तो अंबेडकर साहब ने कहा, यदि मुझसे यह पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान से हटा देने के बाद यह संविधान मृत प्राय हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि वो है अनुच्छेद 32। इसी आधार पर संविधान की आत्मा अंबेडकर के शब्दों में, तो उत्तर हो जाता है आर्टिकल 32 और नहीं तो प्रस्तावना। इस 32 पर अब हम कल बात करेंगे। हेडिंग डाल लो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर जो अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, तो निश्चित तौर पे कोई खास बात होगी, इस पे हमारी कल बात होगी। आज एक कोई क्वेश्चन आया, सर क्या जुडिशरी पॉलिटिक्स के साइड से भी काम कर सकती है? यार, जुडिशरी भी आदमी होते हैं वहां। सीजेआई साहब, एक बोबड़े साहब हैं, इससे पहले रंजन गोगोई साहब थे। रंजन गोगोई साहब को अभी भाजपा ने राज्यसभा सांसदी दी है। और तुम लोगों को पुरानी खबरें याद होंगी कि जब दीपक मिश्रा साहब सीजेआई थे, तो मोदी सरकार के विरोध में इन्हीं रंजन गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहा था सरकार का दखल होने लगा है जुडिशरी में, जो कि देश के लिए बहुत खराब है और सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। जब रंजन गोगोई सीजेआई बने, उसके बाद, अब क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है तो इस पे हम नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उसके बाद रंजन गोगोई साहब मोदी जी के बड़े खास हो गए। और उसके बाद सारे न्यायालय से जो निर्णय आए वो सरकार के फेवर में आए, रंजन गोगोई साहब के सीजेआई रहते हुए। इसी का इनाम उन्हें यह मिला कि सीजेआई पद से रिटायर होने के बाद राज्यसभा के सांसद हो गए। तो वहां भी आदमी होते हैं, लोग होते हैं, और लोग कभी कभी ऐसा हो सकते हैं। यही उत्तर है बेटा दीप्ति तुम्हारे क्वेश्चन का। खैर, 23 से लेके 31 तक की आज, कल और आज की बात हो गई। उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो कल हम शुरू करेंगे आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज के लिए थैंक यू। 1 घंटा लगभग होने वाला है। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, जुटे रहिए। इंटरव्यू की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा मेरा समय ज्यादा बीत रहा है। इस बार अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चों का मेंस क्वालिफाई हुआ है और उनके इंटरव्यू के लिए हमें ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। केशव लक्सकार, सर आप कहाँ से हैं? अच्छा, यूट्यूब की दुनिया तो बहुत लंबी है, अमेरिका तक। मैं बेटा बरेली से हूँ। अब बाहर के भी बच्चे इसमें जुड़ने लगे हैं। गुड, ठीक। तो कल हम लोग 32 आर्टिकल 32 पे बात करेंगे। 31 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट आता है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उन पे पूछ लेना। और इंटरव्यू वालों को आज पूरे दिन के लिए मेरी बुकिंग है, तो मैं अब उधर की तैयारी में जा रहा हूँ। कल फिर आप लोगों से सुबह मिलता हूँ। इंटरव्यू और लोअर मेंस जिनका कॉल हुआ है उन बच्चों को अभी टाइम दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू वाले।
श्रेष्ठ आईएएस क्लासेस, जिस चैनल पे आप मुझे सुन रहे हैं यही मेरा चैनल है। चैनल एनल वाला आदमी मैं हूं नहीं, मैं विशुद्ध मास्टर आदमी हूं, कक्षा में अच्छा पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं। अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए।